रहे हैं। जेंटलमैन, ईटी नाउ स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विनी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप आसान भाषा में बताइए कि सेक्टर में चल क्या रहा है, या बाजार फंडामेंटल्स के आगे चल रहा है या बाजार का रीजन सही है? कंप्लीटली रीरेटिंग मूव्स हमने 2 हफ्ते में देखे हैं, हो क्या रहा है आपके हिसाब से? अजय, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ऐसा है कि आई थिंक जो ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री में काफ़ी कॉन्फिडेंस है इस वक्त। अगर आप देखें कि जो 2 पैंडेमिक की वेव रही, इंडस्ट्री ने खासी रिजिलियंट परफॉर्मेंस दिखाई। डिस्पाइट सेवरल चैलेंजेस हमारे रिजल्ट्स अच्छे रहे, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही। हालांकि इस वक्त भी इंडस्ट्री में काफ़ी हेडविंड्स हैं। मसलन अगर हम क्योंकि गाड़ी जगत से या OEMs से एकदम जुड़े हुए हैं, और आप जैसा कि जानते हैं कि कई स्ट्रॉन्ग हेडविंड्स हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स की अवेलेबिलिटी को लेके चैलेंज है, फ्रेट कॉस्ट को लेके चैलेंज है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस और अवेलेबिलिटी को लेके चैलेंज है, और आज के डेट में जैसे कि पैंडेमिक चारों तरफ फैला हुआ है, ये भी एक सप्लाई चेन डिसरप्शन को भी एक तरीके से कर सकता है। तो डिस्पाइट चैलेंजेस इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, क्योंकि हम एक प्रोसेस बेस्ड इंडस्ट्री हैं। हमने सेफ प्रोसेसेस अपनाए ताकि हमारे यहाँ डिसरप्शन मिनिमल रहे, और ऑफ कोर्स मैं सराहना करूंगा कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा हैंड होल्डिंग किया। और उसके साथ गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आई हैं आज की डेट में, जैसे कि PLI में 2 स्कीम आई हैं ऑटो इंडस्ट्री के लिए। एक है बैटरीज ACC के लिए, जैसे हम कहते हैं बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और दूसरी जो है PLI फॉर ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स, और तीसरी जो है जो FAME 2 को एक्सटेंशन दिया गया है। कुल मिला के जो ये स्कीम्स हैं ये काफ़ी प्रोत्साहित कर रही हैं इंडस्ट्री को कि वो पूंजी निवेश करें। और एक तरीके से जहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह था कि इंडस्ट्री कैसे, जैसे कि आपने भी कहा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आ जाएगी तो जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है वो कहीं रिडंडेंट ना हो जाए, रेलेवेंट ना रहे, पर जो अब नई स्कीम्स आई हैं ये काफ़ी प्रोत्साहित कर रही हैं इंडस्ट्री को उस दिशा में पूंजी निवेश करने के लिए, टेक्नोलॉजी में निवेश करने के लिए। तो एक तरीके से काफ़ी अच्छा है इस वक्त। दीज आर ऑल स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन एंड वेरी एनकरेजिंग फॉर द इंडस्ट्री। राइट, इनफैक्ट इसी कड़ी में स्पेशल डिस्कशन में एक और कंपनी को जोड़ लेते हैं। हम बात करें विरोक इंजीनियरिंग की, और कंपनी बड़ी ऑटो कंपोनेंट ग्रुप है, ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है। इनफैक्ट बड़े ग्राहक हैं इनके, फोर्ड और जैगवार जैसे क्लाइंट्स हैं इनके, होंडा इनकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल है ये नाम। ऐसी एक बड़ी मैनेजमेंट हमारे साथ, TR श्रीनिवासन हमारे साथ CFO हैं कंपनी के, उनको जोड़ लेते हैं। वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश मिस्टर श्रीनिवासन। आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे, क्योंकि हमारी स्पेशल डिस्कशन ऑटो कंपोनेंट्स को लेकर और उनको लेकर रिफॉर्म्स को लेकर है कि किस तरह से PLI स्कीम्स का फायदा मिलेगा, कैसे EV स्पेस भले एक डिसरप्शन क्रिएट कर रहा हो इस पूरे स्पेस में, लेकिन कितने वेल प्लेस्ड आप दिख रहे हैं। अगर हम आपके कंपनी को लेकर इन पर्सपेक्टिव टू बात करें, लेकिन उससे पहले ये समझना चाहेंगे कि ये जो PLI स्कीम हमने देखा, लगभग 100 से ज़्यादा कंपनियों ने इसके लिए अर्जी दी, रजिस्ट्रेशन दी अपनी। आपको क्या लगता है कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ सकती है गवर्नमेंट के इस मूव से, इस रिफॉर्म से इस सेक्टर में? From whatever I have seen so far and feedback from my peers in the industry, it seems to have received a very good response overall, both from the OEMs and the component makers. And of course, it depends a little bit on what product categories the auto component makers are in specifically, because there are specific categories which are eligible under the scheme, which is more towards EV kind of space. So people who are in that space or getting into that space, I think, are quite excited by the scheme and looking forward. विनीत जी, एक बार फिर से आपका शुक्रिया। ईटी नाउ स्वदेश को आज आप समय दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। आप एक चीज़ हम जो देख रहे हैं, क्योंकि आप ऑटो एंसिलरीज के पूरे बिजनेस को जानते हैं, समझते हैं, हमें देख पा रहे हैं कि एक शिफ्ट हो रहा है ऑटोज़ के अंदर। अब शिफ्ट ये हो रहा है कि कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, E-व्हीकल्स का काफ़ी बोलबाला है, और उसमें भी डिवीज़न ये है कि 2 व्हीलर्स अलग है और 4 व्हीलर्स की चाल बिल्कुल अलग है।
आप हमको थोड़ा ये गाइड कर पाएंगे कि कहाँ पे टेक्नोलॉजी ड्रिवन अडेप्शन जो कंपनीज ने अडॉप्ट कर लिया वो कहाँ पे अच्छा किया है और कहाँ पे एंसिलरीज कंपनीज अच्छा कर रही हैं? अजय जी, पहली बात तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इंडस्ट्री को रेलेवेंट रहना है, और रेलेवेंस इस संदर्भ में आता है कि ग्लोबली जो है वो इंडस्ट्री काफी एग्रेसिवली इलेक्ट्रिक मोबिलिटी या क्लीनर मोबिलिटी की दिशा में अग्रसर हो रही है, और भारत में भी जो हमारे रेगुलेशंस हैं वो इंडस्ट्री को इसी दिशा में लिए जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरीके से हमारे एमिशन नॉर्म्स और स्ट्रिंजेंट होते जा रहे हैं, जो कैफे नॉर्म्स हैं, जो कि एवरेज फ्यूल कंजम्पशन के नॉर्म्स हैं, वो भी बहुत स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, सेफ्टी नॉर्म्स लाए जा रहे हैं। एक तरीके से सरकार का ये विजन है कि जो हमारे गाड़ियों के स्टैंडर्ड्स हों वो यूरोपियन यूनियन स्टैंडर्ड्स, UNECE के स्टैंडर्ड्स हों, जिससे कि हमारी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास हों। तो एक तरीके से इंडस्ट्री जो है वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाने की दिशा में अग्रसर हो रही है, और ये तभी हो सकता है कि जब हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो वर्ल्ड क्लास हो। तो जैसा आपने कहा कि, और देखिए इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग सेगमेंट्स हैं जो कि जिनकी डायनामिक्स बिल्कुल अलग है। आप जैसे कहते हैं ना कि एक मापदंड से उनको नहीं हाँक सकते हैं। टू व्हीलर इंडस्ट्री की अपनी डायनामिक्स है, कार इंडस्ट्री की अपनी डायनामिक्स है, कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री की अपनी डायनामिक्स है, ट्रैक्टर इंडस्ट्री की अलग है। तो जहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, कॉम्पिटिटिव रहने के लिए, और मैं कंपोनेंट इंडस्ट्री के दृष्टिकोण से कहता हूं कि क्योंकि हमारी इंडस्ट्री काफी सक्षम है एक्सपोर्ट्स करने के लिए, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो करीब 30% ऑफ आवर प्रोडक्शन होता है। तो जहाँ की ग्लोबल मार्केट जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस होती चली जा रही है, और हमारे को वो मार्केट में रेलेवेंस के लिए हमारे को भी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो अक्रॉस द सेक्टर आप देखेंगे कि काफी टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, और शायद आपका जो प्रश्न है वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के दृष्टिकोण से है। तो इस वक्त अगर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करते हैं तो खासे टू व्हीलर इंडस्ट्री और थ्री व्हीलर इंडस्ट्री में काफी ट्रैक्शन है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दृष्टिकोण से, क्योंकि इस वक्त जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो खासे प्रमोट कर रही हैं टू व्हीलर इंडस्ट्री की मोबिलिटी के लिए। और जहां तक कमर्शियल व्हीकल का सवाल है, आप देखेंगे जो बस सेगमेंट है उसके अंदर भी काफी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का ट्रैक्शन है। और जहां तक पैसेंजर व्हीकल का सवाल है, जो निजी गाड़ियां हैं, जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, देखिए गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट का जो लक्ष्य वो ये होता है कि सब्सिडी का मैक्सिमम यूजेज हो। तो जहां तक टू व्हीलर का सवाल है, वहां पर एक प्राइस सेंसिटिव सेगमेंट मार्केट को सहूलियत के लिए दिया जा रहा है, और जहां पर कमर्शियल व्हीकल या बसेस का सवाल है, वहां पे जो इंसेंटिव है वो बहुत लोग उसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि एक बस में खासे 50 के करीब लोग ट्रैवल कर सकते हैं। और जहां तक प्राइवेट व्हीकल का सवाल है, इस वक्त जो है गवर्नमेंट का रवैया यही है कि प्राइवेट कार्स का अगर देखेंगे तो टैक्सीज में इंसेंटिव दिया जा रहा है, पर टैक्सीज in terms of numbers are much smaller than when it comes to the personal vehicles, and obviously जो गवर्नमेंट का स्पेंड है वो सर्वजन के हित के लिए होना चाहिए, ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए। तो इस वजह से आप टू व्हीलर इंडस्ट्री में ज्यादा ट्रैक्शन देख रहे हैं, या थ्री व्हीलर इंडस्ट्री में ज्यादा ट्रैक्शन देख रहे हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के दृष्टिकोण से। ओके, ठीक है, बिल्कुल। अभी आपसे और भी कंटिन्यू होते हैं मिस्टर मेहता, लेकिन इस बीच मेरे साथ TR श्रीनिवासन है जो कि वैराक ग्रुप के CFO हैं, हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। सर, एक चीज़ आपसे और पता करनी थी, ये सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस हुई थी बीच में, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन ऑटोमोबाइल्स की जो इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी तक एक्सपोर्ट भी है, और यूरोप में इस समय भी कोविड अपने चरम पे चल रहा है। तो एक बार ज़रा इसके बारे में आप गाइड कर पाएंगे, इस समय प्रोडक्शंस वगैरह कैसा है और सप्लाई चेन पूरी तरह से डिस्टर्ब तो नहीं है? Okay, it's a bit difficult to foresee how things are going to develop, because nobody has a very good understanding of the COVID overall and the various mutations which are happening. From whatever we have seen, the first two waves had a significant impact on the supply chain and also on the production volumes and so on. But the third wave, which has just started and ongoing, does not seem to be so severe in terms of the impact. While the spread of the virus seems to be faster and people are more susceptible, but the effects
in terms of the symptoms and the need for treatment does not seem to be as serious. And so we are hoping that the third wave is not going to impact the supply chain significantly, except maybe some minor disruptions here or there. But you don't know what will come next after this, so that we'll have to wait and see in that respect. जी बिल्कुल वेल पॉइंट टेकन मिस्टर श्रीनिवासन शुक्रिया आप दोनों